इंसान को इंसान होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। कहने को महज एक बात है, लेकिन समय अभी विश्व स्तर पर चल रहा है, वो अच्छा नहीं है। उसे हम मानवता के नाते एक सुखद काल नहीं कह सकते, क्योंकि ये तृतीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां जो हो चुकी हैं। किसी भी राष्ट्र की संपदा उसके लिए अतुलनीय है, अमूल्य है, एक विशेष निधि जो रखती है। लेकिन उसी को अगर उस अस्तित्व कोई छीनने की प्रयास करें तो उसके लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। पर ऐसी परिस्थितियों के जनक भी हम ही हो जाते हैं। हमें जो मिला है उसमें हम संतोष नहीं कर पाते हैं और ऐसे विकट परिस्थितियों को जन्म देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में मात्र कुछ तख्तो ताज के सिवा बाकी जो जन सामान्य है उनको पीड़ा के और असहनीय दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे परिस्थितियों के लिए खेद प्रकट करती हूँ। और ये जो 4 पंक्तियाँ थी, ये इसी परिस्थिति पे आज मैं समर्पित करना चाहूँगी। रूस के द्वारा जो, मैं इस पे खैर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ फ़िलहाल बन रही हैं वो किसी भी नज़रिए से ठीक नहीं है। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता और ना हुआ है। तो बात वही थी कि इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गोना नहीं आया। इंसानियत आज तक समझ में नहीं आई। सबको सत्ता और इस मोह को हम उससे परे इंसानियत को नहीं रख पाए। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का द ग्राम टुडे के इस पटल पे और साहित्य पथ की इस यात्रा में हमारे फिलहाल एकमात्र कवि स्वप्निल जैन पथिक जी के साथ। बहुत स्वागत है स्वप्निल जी इस कार्यक्रम में आपका। और हमारे साथ अन्य पथिक भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि कभी नेटवर्क की समस्या हो जाती है, कभी जुड़ने की, तो ये चलता रहेगा। लेकिन तब तक शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पे हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। और बाकी पथिक हमारे साथ यदि जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके भी रचनाओं को हम यहाँ पर सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले पथिक के तौर पे स्वप्निल जैन जी को। और इससे पहले कि उन्हें आमंत्रित करूं, मैं उनका छोटा सा परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। स्वप्निल जी यूँ तो एक क्या कहना चाहिए कि आप एक व्यावसायिक हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप आर्थिक जो आपकी छवि है वो इतर है एक कवि के अलग उससे। तो आप कविताएं लिखते हैं, अपने जहन में आने वाले विचारों को एक कविता की माला में पिरोते हैं अपने शौक के तौर पे। और आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के वासी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत शायद कलम का जादू चलाते हैं, इसलिए बहुत इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी मैं कुछ आपके बीच में रखना चाहूँगी। जैसे कि ये मात्र 2021 के आपको उपलब्धियां हैं। आपने कमलनाथ जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा सम्मान प्राप्त किया है। और PLG कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपकी स्वरचित 2 रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, उन्हें स्थान मिला है। अथाई पटेल द्वारा काव्य प्रभाकर समन्वय वाणी फाउंडेशन द्वारा हिंदी गौरव सम्मान, स्टोरी मिरर द्वारा लिटरेसी कैप्टन व लिटरेसी कर्नल सहित कई अलंकारों से आप नवाजे जा चुके हैं। आप भौतिक पुस्तक में आपकी स्वरचित रचनाएं अभी प्रकाशनार्थ हैं, आने वाली हैं। और पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें कई पत्रिकाएं शामिल हैं, उनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक रचनाओं का आपने फ़िलहाल सृजन किया है, जो कि आने वाले समय में हम पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे। और कई मंचों पे, पटलों पे आप जुड़े रहते हैं, रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं।
धर्म और गुरु की प्रभावना में आपने काव्य रचनाओं के माध्यम से प्रभावना के करने के सुनहरे अवसर आपने लिए हैं और उनमें अपनी रचनाओं को दिया भी है। आपका एक YouTube चैनल भी है जिस पर आप काव्य पथ की शुरुआत कर चुके हैं और वहाँ पर काव्य पाठ करते हैं, और आपकी कई ऐसे इन सभी कविताओं और लेखक के इस स्वरूप के नाते आपने कई सम्मान और आपकी कई उपलब्धियां इस बीते वर्ष में रही हैं, और शुभकामना देते हैं आपको कि आने वाले वर्ष में भी आप इसी प्रकार प्रगति करें अपने लेखन के माध्यम से और विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करें। बहुत स्वागत के साथ पुनः आमंत्रित करती हूँ आदरणीय स्वप्निल जैन जी को। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारती जी, आपके द्वारा जो उपलब्धियां गिनाई गई उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। अब चूंकि जैसा कि आपने बताया कि विश्व पटल में बहुत सी स्थितियां ऐसी चल रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, और वैसी ही कुछ स्थितियां कभी हमारे जीवन में भी आती हैं, और एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का होना या बदलाव का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को व्यक्ति को स्वीकार भी करना चाहिए। और इसी प्रक्रिया को लेते हुए मैंने अपनी एक छोटी सी रचना भी रची है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है परिवर्तन या बदलाव। अब इसी शीर्षक को लेते हुए एक छोटी सी रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप आज्ञा देते हैं तो मैं उसे रचना को आपके समक्ष पटल पर रखता हूँ। बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। चूंकि व्यक्ति के जीवन में लगातार परिवर्तन आते हैं, जीवन में हर घड़ी, चाहे उसके करियर से संबंधित हो, जीवन यापन से संबंधित हो, या किसी भी पड़ाव में, काफी सारे पड़ाव जीवन में आते हैं। तो इन्हीं पड़ावों को लेकर के आप इनको ध्यान में रखिए और इस रचना को सुनिए, निश्चित तौर पर आनंद आएगा। जीवन के हर मोड़ पर बदलाव होना चाहिए, कुछ ज्ञात होना चाहिए, कुछ अज्ञात होना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर बदलाव होना चाहिए, कुछ ज्ञात होना चाहिए, कुछ अज्ञात होना चाहिए, और निरंतर बढ़ते रहना ही, निरंतर आप प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, उसी का नाम निरंतर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसी का नाम बदलाव नहीं होता है। कुछ और भी परिवर्तन जीवन में होते हैं, तो निरंतर बढ़ते रहना ही बदलाव नहीं, समय के साथ चलने का अनुमान होना चाहिए। और गिरते रहना जीवन में हार भी प्राप्त होती है, जीत भी प्राप्त होती है, सफलता भी प्राप्त होती है। तो निरंतर गिरते रहना, उठते रहना जीवन के दौर में, गिरते रहना, उठते रहना जीवन के दौर में, पर खुद में स्वाभिमान होना चाहिए। और निरंतर बढ़ना प्रगति सीढ़ी की, निरंतर बढ़ना प्रगति सीढ़ी की पास स्व आकलन का दर्पण होना चाहिए। और समय समय पर खुद को तरासे ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, मंजिल को पा जाने का स्वप्न होना चाहिए, हर दिन एक नया लक्ष्य होना चाहिए। राह में आएंगी रुकावटें अनेक, हमें हर परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। और जीवन के हर मोड़ पर बदलाव होना चाहिए, कुछ ज्ञात होना चाहिए, कुछ अज्ञात होना चाहिए, कुछ ज्ञात होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा ही परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत। और क्या विचार है कि परिवर्तन हो, कुछ ज्ञात होना चाहिए जो कि हमारे लक्ष्य हो सकते हैं, हमारे जीवन की एक विचारधारा हो सकती है, और कुछ अज्ञात होने चाहिए, यानी कि हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है ये हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो अज्ञात होने का और फिर उसके बाद उस परिणाम का मिलने का एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए ये बहुत खूबसूरत आपने लिखा, और दोनों को जो समावेश किया है बहुत ही खूबसूरती से कि कुछ ज्ञात होना चाहिए, कुछ अज्ञात होना चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। एक पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हुए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हुए जो आपकी कविता कहती है वो बहुत खूबसूरत है, और इसका मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, कहा भी जाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता है
वो अपना विकास रोक देता है। इसलिए समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें अपने अनुसार जो हमारा सामाजिक परिवेश है, जो हमारा आसपास का माहौल है, उसके अनुसार हमें, जैसा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना का काल रहा, हमने कभी अगर मुख नहीं ढका, कोई बात नहीं, हम एक तरह से तो कई चीज़ों से कि ये क्या है मुँह नहीं ढकना, मास्क कभी कुछ लगाते थे। जैसे मैं एक वाकया आपको बताऊं, अगर उदाहरण के तौर पे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाया करती थी, मेट्रो में मुझे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की जो छात्राएं थी तो वो अक्सर मास्क पहने रहती थी, तो उनको देखकर लगता था इन्हें सांस कैसे आता हो। और 2 वर्ष का जो काल था उसमें हर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको सिखा दिया कि आप मास्क पहन के रखिए। तो समय के अनुकूल हमने परिवर्तन किया। तो बहुत यही बात होनी चाहिए जीवन में भी कि परिवर्तन हो और हमारे लक्ष्य को चीरता हुआ चले, और कुछ अज्ञात उसके परिणाम हो तो उसका खूबसूरत एक परिणाम होता है, वो होना चाहिए। बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं और पढ़ने का आपको जो ढंग है वो बेहद ही निराला है, बहुत खूबसूरत है, जो अक्षरश उस पंक्ति को बयां करता है। बहुत खूबसूरत आप पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ एक और आप ऐसी ही रचना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है। आपने अभी जो कोरोना से संबंधित बात कही है कि एक उदाहरण आपने दिया कि आप मेट्रो में जाया करते थे, कुछ लोग पहले कोरोना के पहले तक मुंह ढकते थे, मास्क वगैरह का यूज करते थे, और तब आप नहीं करते थे या बहुत से लोग नहीं करते थे। फिर कुछ समय, एक समय ऐसा आया कि सभी ने मुंह ढक लिया, तो मैंने एक रचना कोरोना पर लिखी थी। उसकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, तो वो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, फिर अपनी अगली रचना मैं आपको सुनाता हूँ। बस वो 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि एक समय था जब हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाएं मुंह ढका करती थी, और अब पाश्चात्य परंपराओं के सम्मिश्रण से ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो मुंह ढकने की परंपरा, या जिसे घूंघट प्रथा बोला जाता था, वो ना नहीं दिख रही है। और कोरोना ने ऐसा समय दिखाया कि आज सभी को मुंह ढकना पड़ रहा है। तो इस पर भी मैंने कोरोना की जो रचना लिखी थी, उसमें 2 पंक्तियां इन्हें भी समाहित की थी, तो वो 2 पंक्तियां सुनाता हूँ और फिर मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ। एक समय था मुंह ढकने से, एक समय था मुंह ढकने से स्त्री ने भी इनकार किया, आज समय ने पलटी मारी, आज समय ने पलटी मारी, हर व्यक्ति ने मुंह ढाक लिया, हर व्यक्ति ने मुंह ढाक लिया। तो ये वो 2 पंक्तियां उस कोरोना के कविता के बीच में थी, जो मैंने आपके समक्ष, क्योंकि उदाहरण आपने जो दिया था वो इस पे सटीक बैठ रहा था कहीं ना कहीं, तो मैंने ये पंक्तियां आपके लिए पढ़ी। अच्छा, एक रचना मैंने एक हास्य व्यंग पर लिखी थी। ये शायद मेरा पहला हास्य व्यंग था जिसपे मैंने ये रचना लिखी। इसकी कल्पना की थी कि एक गांव की लड़की जब शहर जाती है और शहर के लोगों के रहन सहन का तरीका देखती है, और किसी कॉस्मेटिक की शॉप में वो चली जाती है, वो प्रोडक्ट्स को देखती है, प्रोडक्ट्स के नाम पढ़ लेती है, उसे नाम याद हो जाते हैं। वो गांव आती है और गांव में अपना रुतबा अपनी सहेलियों को बताती है कि मैं भी आजकल शहर के लोगों की तरह रहने लगी हूँ, और मैं भी उनके प्रोडक्ट्स का उपयोग करने लगी हूँ, इसीलिए मैं इतनी सुंदर दिखने लगी हूँ। लेकिन उसे नाम तो पता है प्रोडक्ट्स के, पर यूज कहाँ करते हैं वो नहीं जानती है, किस प्रोडक्ट का कहाँ यूज करना है वो नहीं जानती है। तो इसी को लेते हुए एक छोटी सी रचना है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जी, स्वागत है। जी जी। उसकी सहेली पूछती है गांव में उस लड़की से, बहन बता का है शहर में, बहन बता का है शहर में, तू तो शहर शहर जाती है, और हमें भी पता हो कि तू शहर का जीवन कैसे बिताती है। ये प्रश्न था उसकी सहेली का। अब लड़की जवाब देती है, और पूरा जवाब लड़की ही देगी। हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, और वहीं से हर ब्रांड का सामान, वहीं से हर ब्रांड का सामान सजने संवरने को लाती हूँ। अब यहां से शुरू होता है आपका हास्य व्यंग कि वो लड़की सजने संवरने के लिए ब्रांड का सामान तो लाती है, लेकिन उनको यूज कैसे करती है आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, और वहीं से हर ब्रांड का सामान सजने संवरने को लाती हूँ,
और सुबह उठते ही दांत घिसन के, सुबह उठते ही दांत घिसन के फेस वॉश लगाती हूँ, सुबह उठते ही दांत घिसन के फेस वॉश लगाती हूँ, और नहाऊं जो पानी में तो बदन पे विम बार लगाती हूँ, नहाऊं जो पानी में तो बदन पे विम बार लगाती हूँ। और जब कपड़े को घिसूं, मतलब कपड़े को धोना जो बोलते हैं, जो कपड़े को मैं घिसूं उनको कोलगेट से सफेद बनाती हूँ, जो कपड़ों को मैं घिसूं उनको कोलगेट से सफेद बनाती हूँ। हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ। और चेहरे को चमकाने की खातिर, चेहरे को चमकाने की खातिर हर सामान लाती हूँ, चेहरे को चमकाने के खातिर हर सामान लाती हूँ। और नैरोलैक के नेल पॉलिश से, नैरोलैक के नेल पॉलिश से मैं चेहरा चमकाती हूँ, नैरोलैक के नेल पॉलिश से मैं चेहरा चमकाती हूँ। और फेयर एंड हैंडसम को अपने बालों पे लगाती हूँ, फेयर एंड हैंडसम को अपने बालों पे लगाती हूँ। हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ। सनसिल्क के शैम्पू से, सनसिल्क के शैम्पू से अपने होंठ सजाती हूँ, सनसिल्क के शैम्पू से अपने होंठ सजाती हूँ। आईब्रो पे तो रोज जीरो वाली मशीन चलाती हूँ, आईब्रो पे तो रोज जीरो वाली मशीन चलाती हूँ। हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ, हाँ हाँ शहर में हर बार जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी थी वो गांव की लड़की जिसने ब्रांड तो सुन रखा था लेकिन उसका उपयोग नहीं जानती थी। निश्चित ही आप लोगों को पसंद आई होगी। ये कल्पना भी क्या खूब रही, और उन ब्रांड के उपयोग के बाद उसकी जो छवि हुई वो क्या रही होगी, इस कल्पना को हम अभी कर ही घबरा रहे थे। तो आपने जब कविता लिखी होगी तो क्या आनंद आपने लिया होगा, ये तो अब समझ पाने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी एक बात हो जाती है कि हम देखा देखी चीज़ों को अपना तो लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो ये नहीं समझ पाते। इसलिए अब इसमें यदि संदेश निकाला जाए तो देखा देखी पैर ना पसारिए है ना। तो बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। थ्रीमा जी चूँकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यदि थ्रीमा जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, तभी मैं आपको जोड़ पाऊँगी, क्योंकि आप जुड़े हुए दिख रहे हैं। यदि आप कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी दूसरे पथिक के तौर पर थ्रीमा जी जुड़ गए हैं। थ्रीमा जी आप अपना कैमरा यदि ऑन कर लें तो कार्यक्रम में आपको सम्मिलित किया जाए। भारती जी तकनीकी हाँ व्यवधान की वजह से मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तमाम अपनी कोशिशें कर ली पर कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हो तो आप आज मेरे आवाज के माध्यम से ही मैं अपना काव्य पाठ आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि किसी तकनीकी व्यवधान की वजह से मैं कोई बात नहीं है। चूँकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है तो अब मैं पेश करती हूँ आप सबके समक्ष हमारे दूसरे अतिथि के तौर पे मिसेस इंडिया जिन्हें कहना चाहिए, क्योंकि आप वो मिस्टर इंडिया की ही भांति अपनी केवल आवाज़ से हमसे जुड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से थ्रीमा विनोद जी को तो आप सभी जानते हैं। थ्रीमा जी हमारी इस कार्यक्रम की वो सदस्य हैं जो कई बार मंचों पे अपनी वाणी को यहाँ पर रख चुकी हैं और अपने कलम की धार को यहाँ पर बहा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से आप आती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। कई कार्यक्रमों में आप मंच संचालन कर चुकी हैं, कई गीत आपने लिखे हैं, बहुत अच्छा आप जुड़ी हैं, कई पटलों से आप जुड़ी हैं। तो बहुत स्वागत के साथ आपका अभिनंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपनी आवाज़ के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ी, ये हमारी खुशनसीबी है। और बहुत स्वागत करती हूँ पुनः। अपना छोटा सा साहित्यिक परिचय यदि आप देना चाहें तो दर्शकों के बीच रखते हुए अपनी कविता को यहाँ पर रखें। स्वागत है। थ्रीमा विनोद साहू जी छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती जी।
आपसे मैं जब भी जुड़ती हूँ मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम कई बार पटलों में एक-दूसरे के साथ मंच साझा कर चुके हैं और इस बार भी जो कर रहे हैं मुझे बड़ी खुशी है। सर्वप्रथम मैं द ग्राम टुडे प्रकाशन समूह के इस पावन मंच को नमन करना चाहती हूँ। हमारे साहित्य संपादक श्रीमती रीबा ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। इस मंच की संचालिका आप स्वयं भारती प्रवीण जी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे जी, समूह के संपादक शिवेश्वर दत्त पांडे जी, प्रधान संपादक सुभाष चंद्र पांडे एवं समन्वय संपादक विमलेंदु भूषण पांडे जी को मैं आप सभी को अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। किसी तकनीकी व्यवधान की वजह से मैं माध्यम से ही जुड़ पा रही हूँ और कहते हैं कि एक कवि या कवियत्री के लिए उसका जो संवाद है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो आवाज है, वही काफी है और आज मैं उसी के माध्यम से आप सभी से जुड़ रही हूँ। तो मैं थ्रिया विनोद साहू, मैं एक गृहिणी हूँ और छत्तीसगढ़ से आती हूँ। मैंने बचपन से ही लिखना शुरू किया था, लेकिन जैसे-जैसे बड़ी होती गई, ज़िम्मेदारियों में, कभी पढ़ाई में, कभी बच्चे, कभी शादी, ये सारी चीज़ों में मैं कहीं खो सी गई थी और मैंने लिखना बंद कर दिया था। पर जब ये कोरोना काल आया, वैसे तो कोरोना काल हम सबके लिए बहुत सारी परेशानियाँ लेके आया, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा चीज़ कर गया कि उस काल में मैंने जो अपना लेखन का जो कार्य है, उसे पुनः प्रारंभ किया और वहाँ से मैं फिर से लिखना शुरू की। तो ज़्यादा कुछ और ना कहते हुए मैं सर्वप्रथम वीणा पानी को प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती की स्तुति में चंद लाइनें कहना चाहूँगी, फिर मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। जी, भारती जी सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी बिल्कुल, स्वागत है। आप अपनी कविताओं को रखें और हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं कौसर भुट्टो जी भी। तो मैं हमारे दोनों पथिकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि मंच से रूबरू हो सकें, दर्शकों से रूबरू हो सकें, ताकि हम, चूँकि थ्रिमा जी के साथ ये समस्या है, लेकिन अगर आप सब कैमरा ऑन करके रख सकते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो कौसर भुट्टो जी, आपका स्वागत करती हूँ और इसके बाद मैं थ्रिमा जी से आग्रह करती हूँ कि वह अपनी रचना को यहाँ पर रखें। स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पानी को याद करते हुए वीणा वादिनी के चरणों में ये अपनी चंद कविता प्रेषित करना चाहूंगी। प्यारी सी सूरत, हाथों में वीणा, प्यारी सी सूरत, हाथों में वीणा, स्नेह सभी पे लुटाए, एक हाथ में पुस्तक धारे, दूजे से वीणा बजाए, मेरी प्रार्थना को स्वीकारो, मेरी प्रार्थना को स्वीकारो, तो काम मेरा बन जाए, प्यारी सी सूरत, हाथों में वीणा, स्नेह सभी पे लुटाए, बसंत ऋतु के पंचम दिन माँ, जन्म दिवस तुम्हारा आए, पूजन अर्चन करे सभी जन, और क्या क्या भेंट चढ़ाए, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, क्या 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 नाम से तुझे बुलाए, प्यारी सी सूरत, हाथों में वीणा, स्नेह सभी पे लुटाए, ज्ञान की गंगा, स्नेह की देवी, स्वर कोकिला तू कहाए, और क्या बोलूं तुमको मैया, हर कला है तुझ में समाए, कृपा करो माँ सब मानव पर,
कृपा करो माँ सब मानव पर, सबको मानवता ही सिखाए। प्यारी सी सूरत हाथों में वीणा, स्नेह सभी पे लुटाए। माँ स्नेह सभी पे लुटाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी का मेरे को सुनने के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करने के बाद मैं अपनी काव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ती हूँ। जी स्वागत है, बहुत जी खूबसूरत। जी भारती जी, जी भारती जी, जी थ्रीमा जी, आप जी अपनी मैं अगली अब रचना यहाँ रखना मैं चाहते अब हैं? अपनी काव्य यात्रा। जी स्वागत है। जी जी मेरी अगली जो काव्य यात्रा है, मैं उसको प्रारंभ करने से पहले अभी जो हमारे आसपास जो चल रहा है हमारे देश में, अभी हम कैसे रह रहे हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय अभी जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, यूक्रेन और रूस में जो युद्ध अभी चल रहा है, तो किसी भी युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो जब वहां युद्ध होता है तो वहां के लोगों के मन में अभी कैसी भावनाएं अभी उनके मन में चल रही होंगी, कैसे लोग वहां विचलित हो रहे होंगे, और जो सैनिक होंगे वहां के, चाहे वो सैनिक रूस के हों चाहे वो यूक्रेन के हों, तो उनके जो परिवारों पर है वो क्या बीतती है जब उन पे शहादत का जो है वो शहादत का जो भूत है वो उनके सर पर जैसे नाचते रहता है कि कब किसका बुलावा आ जाए। तो उन्हीं सैनिकों की भावनाओं और उनके परिवार के मन में जो चल रहा है, उसी को मैंने कहने का प्रयत्न किया है अपनी इस अगले काव्य में। तो सुनिएगा। आंखों ही नहीं रूह से भी अश्क बहता है, आंखों ही नहीं रूह से भी अश्क बहता है, जब भी कोई बात शहादत की करता है, जब भी कोई बात शहादत की करता है। हमें महफूज रखने की खातिर, हमें महफूज रखने की खातिर हर रोज ही उस सरहद पे कोई मरता है, हर रोज ही उस सरहद पे कोई मरता है। ये शहीदी का रिवाज अपने इस रचना के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों पर जो इस युद्ध के जिम्मेवार हैं। ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या-क्या जलेगा, और क्या-क्या जलेगा? ए काश, ए काश की कोई किसी का दुश्मन न होता, ए काश की कोई किसी का दुश्मन न होता, तो एक पुत्र, पिता, एक भाई और एक पति यूं शहीद न होता, यूं शहीद न होता। माँ की गोद सूनी न होती, माँ की गोद, सोचिए उस माँ पर क्या बीतती है जो जिसका पुत्र सदैव उस रण क्षेत्र में खड़ा है हम सभी के खातिर। कैसे सोती होगी वो माँ? माँ की गोद सूनी न होती, न बच्चा अनाथ होता। माँ की गोद सूनी न होती, न कोई बच्चा अनाथ होता। बहन की राखी, बहन की राखी न रोती, न एक पत्नी कभी विधवा होती, न एक पत्नी कभी विधवा होती। ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या-क्या जलेगा, और क्या-क्या जलेगा? जो जवान होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो कोई उनकी जो उम्र होती है वो महज खेलने कूदने की उम्र होती है। जिस उम्र में हम अपने बच्चों को, जिस 22-25 साल, 30-35 साल में हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उस उम्र में वो बेटे अपनी पूरी उम्र भारत माँ पे या जिस भी देश पे हैं, वो अपने देश पे लुटा देते हैं। तो उसी पर मैंने कहा है, अभी उम्र ही क्या थी उस
भारत माँ के बेटे की अभी उम्र ही क्या थी उस हर एक देश के लिए शहीद होने वाले हर एक उस सैनिक, हर एक उस परिवार के बेटे की कुछ फर्ज अधूरे हैं, कुछ फर्ज अधूरे हैं खुद के अपने परिवार की। माँ बाबा का चार धाम। एक बेटा क्या सोचता है कि जब मैं छुट्टियों में जाऊंगा घर तो अपने परिवार के लिए जो बुजुर्ग माँ बाप है उनको मैं चार धाम की यात्रा कराऊंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा। वो क्या सोचता है वहां बैठकर? अभी उम्र ही क्या थी उस भारत माँ के बेटे की, कुछ फर्ज अधूरे हैं खुद के अपने परिवार की। माँ बाबा का चार धाम, माँ बाबा का चार धाम, पत्नी संग हिल स्टेशन। माँ बाबा का चार धाम, पत्नी संग हिल स्टेशन। अब तक अधूरी है, अब तक अधूरी है संग सैर सपाटे बच्चों की। अब तक अधूरी है संग सैर सपाटे बच्चों की। तो मैं पूछती हूँ ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? युद्ध के इस प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा? उत्सव जब होगा, जैसे आप अभी सब देख रहे हैं हमारे देश में अभी मार्च आएगा, रंगों का त्योहार लेके होली आएगी, सब हम रंग बरसाएंगे, खुशियां मनाएंगी। ऐसे में हमारे सैनिकों के साथ क्या होता है सुनिएगा। उत्सव जब होगा आएगी होली और दिवाली। उत्सव जब होगा आएगी होली और दिवाली। घर के चिराग बिन हर कोना होगा खाली खाली। घर के चिराग बिन घर का हर कोना होगा खाली खाली। रंग गुलाल पटाखे त्योहार, रंग गुलाल पटाखे त्योहार सब लगेंगे बेमानी। रंग गुलाल पटाखे त्योहार सब लगेंगे बेमानी। बिन पिया के, बिन पिया के कैसे सजेगी करवा चौथ वाले सुहाग की थाली। बिन पिया के कैसे सजेगी करवा चौथ वाले सुहाग की थाली। ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा? युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा? जब ऐसा होता है तो शहीद होने वाले हो जाते हैं, उनके परिवार रोते हैं, बिलखते हैं। तब बारी आती है हर एक उस देश के राजनेताओं की, उन चापलूसों की जो आते हैं और चंद फूलों की माला चढ़ाकर अपना कर्तव्य, मतलब कर्तव्य समझ के वो कर लेते हैं और चले जाते हैं। पर घर वालों के लिए उन पर क्या बीतती है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो उसी पर मैंने कहा है, राजनीति इस शहादत पर करके चले जाएंगे। राजनीति इस शहादत पर करके चले जाएंगे। श्रद्धांजलि के आड़ में रुपया पैसा पकड़ाएंगे। श्रद्धांजलि के आड़ में रुपया पैसा पकड़ाएंगे। पर घर के चिराग बुझ जाने की कीमत क्या है? किसी घर के चिराग के बुझ जाने की कीमत क्या है? ये ढोंगी राजनेता लोग कभी ना समझ पाएंगे। ये ढोंगी राजनेता कभी न समझ पाएंगे। ये शहीदी का रिवाज कब तक चलेगा? युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, क्या क्या जलेगा? अब एक ही सवाल अपने अंतर्मन से हम सब करते हैं, जो आप और मैं जैसे हम जैसे तमाम बैठे जो एक आम जनता जनार्दन है, वो क्या सोचती है, उनके मन में क्या चलता है। एक ही सवाल अपने अंतर मन से सब करते हैं, किसके लिए? किसके लिए? किस लिए? किस लिए? किसके लिए? कब, क्या और क्यों? ऐसी दुखद घटनाएं नित्य ही घटते रहते हैं।
ऐसी दुखद घटनाएं नित्य ही घटते रहते हैं। अंत हो अब शहीदी प्रथा का, अंत हो अब इस शहीदी प्रथा का। दुआ चलो मिलकर हम सब आज करते हैं, दुआ मिलकर चलो आज हम सब करते हैं। ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा, युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा। ऐसा भयावह दृश्य देख, ऐसा भयावह दृश्य देख आंखों में आंसू रहता है। ऐसा भयावह दृश्य देख आंखों में आंसू रहता है। बंद हो खून खराबा, बंद हो खून खराबा, पड़े न जरूरत युद्ध का। बंद हो खून खराबा, पड़े न जरूरत युद्ध का। शांत धारा बन बहे, शांत धारा बन बहे, जैसे नदी का धारा बहता है, नदी का पानी बहता है। मन भी विचलित होकर, मन भी विचलित होकर अब बस यही कहता है, ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा, युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा। आंखों ही नहीं रूह से भी अश्क बहता है, जब भी कोई बात शहादत की करता है। हमें महफूज रखने की खातिर, हमें महफूज रखने की खातिर हर रोज ही उस सरहद पे कोई मरता है, हर रोज ही उस सरहद पे कोई मरता है। अब बस सब मिलकर यही पूछते हैं, ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा, युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी शहीदों को सत सत नमन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीमा जी, बहुत खूबसूरत। आपने एक सरस्वती वंदना के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद शहीदी का प्रश्न जो उठाया है वो निसंदेह बहुत ही विडंबना का विषय है कि ये शहीदी का रिवाज कब तक चलेगा, क्योंकि वर्तमान में विश्व स्तर पर यही परिस्थितियां हैं और इसी से हमने बात शुरू की थी। चूँकि ये किसी के लिए भी सुखद अनुभव नहीं है, किसी भी देश के भी लिए भी ये अच्छा नहीं है कि उसका सैनिक शहीद हो जाता है, लेकिन ये राजनीतिक परिस्थितियाँ इस तरह की बन पड़ती है और चूँकि वो सैनिक है वो कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर है और उसका यही कर्तव्य निभाना है। लेकिन बाद में हम सभी देशवासियों को उनके जो बलिदान है उसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपका विषय था और बहुत जटिल प्रश्न भी था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने भरपूर कोशिश के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े रहने की एक प्रयास किया, जिसे सफलता हम कह सकते हैं, क्योंकि जुड़े रहने का भरपूर प्रयास था और अच्छा आपने प्रदर्शन किया। इसी के साथ कौशल भुट्टो जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो कार्यक्रम से जुड़ें। आप माइक ऑन कर जी भारती जी बहुत स्वागत है। नमस्कार कौशल जी, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं कौशल जी का। कौशल जी हमारे साथ आज एक अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में जुड़े हैं। आप चूँकि भारत की धरती से ताल्लुकात रखती हैं, आप यहीं की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं, लेकिन अपने व्यावसायिक या जिन भी परिस्थितियों के हिसाब से आप विदेश में रह रहे हैं, तो फिर भी देश के प्रति और अपनी मातृभाषा के प्रति आपका ये जो तत्परता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। कौशल जी की दर्शकों में आपको बहुत अच्छी बातें मुझे इनकी परिचय में मिली। बहुत अच्छा इनका जो परिचय था, चूँकि कालांतर में ये भी इनके बारे में बताएंगी।
मूलतः ये बीकानेर राजस्थान की बेटी हैं और गत 3 वर्षों से ये दुबई में रह रही हैं, अभी दुबई में निवास कर रही हैं। और आपने सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है, शिक्षा में स्नातक किया है और दुबई आने से पहले 3 वर्षों तक आप नोएडा में अध्यापन कार्य कर चुकी हैं। और इनके दादाजी, इनके ताशी जो एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं, मोहम्मद सदीक भाटी, हिंदी के कवि हैं और राजस्थानी भाषा के जाने माने कवि थे। दिल्ली नेशनल लाइब्रेरी में उनकी कविताओं का संकलन भी है जो अंतर प्रांतीय भाषाओं में अनुवादित पुस्तकें रखी हैं। और राजस्थान शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी उनकी कविताएं सम्मिलित की जाती हैं। निसंदेह शायद हमने लोगों ने भी पढ़ी होगी क्योंकि मैं भी राजस्थान से ताल्लुकात रखती हूँ, तो बेशक उनकी कविताएं हमने भी देखी होंगी। और आज इसी के साथ आपके साथ रूबरू होने का एक मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने कविताएं लिखना हाल ही में शुरू किया है और यूएई से प्रकाशित हिंदी की आपकी पहली पुस्तक सोच, जो कि हिंदी इमारती चश्मे जिसका टाइटल होना चाहिए, क्या मैं सही हूँ? जी, तो इसमें आपकी कविताओं को स्थान मिला है और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऑनलाइन कवि सम्मेलनों का आपने संचालन भी किया है और साथ ही भाग लिया है। कई पत्र पत्रिकाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं कविताओं के साथ। और एक कवि दादा की एक कवयित्री पौत्री को आज हम आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आदरणीय कौशल भुट्टो जी का। आप आए और अपने बारे में कुछ बात रखते हुए निश्चित रूप से अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है। धन्यवाद भारती जी। स्वप्निल जी, आपको सादर प्रणाम और मंच पर उपस्थित जितने भी आदरणीय, एक तरह से मैं कहूंगी मेरे गुरु ही हैं सब लोग, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नई हूँ, अभी लिखना हाल ही में शुरू किया है मैंने। और उससे पहले मैं अपने दादाजी की कविता ही सुनाया करती थी। तो आज भी मैं आपके समक्ष मेरे दादाजी कवि मोहम्मद सदीक साहब की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की ये जो कविता है वो राजनीति पर व्यंग्य है और आम इंसान अपने दैनिक जीवन में जिन परिस्थितियों से, जिन समस्याओं से जूझता है, उसी के बारे में ये आज की कविता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी जी। अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम, हम हैं सिख ईसाई रे, जात पात की ठेकेदारी कौन बचेगा भाई रे। आज के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन्हीं के बारे में उन्होंने ये सटायर कह सकते हैं आप। हम हैं हिंदू, हम हैं मुस्लिम, हम हैं सिख ईसाई रे, जात पात की ठेकेदारी कौन बचेगा भाई रे। धर्म के धोखे सांप घरों में रोज हमें तो डसते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। ना बापू की, ना चाचे की, ना संतों की सुनते हो, ना बापू की, ना चाचे की, ना संतों की सुनते हो, मायावी मकड़ी के जाले रोज यहाँ पर बुनते हो। फिसल पड़े ऐसी काई पर सब कीचड़ में धसते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। अंधों की नगरी में भैया काने राजा होते हैं, अंधों की नगरी में भैया काने राजा होते हैं, गले सले कुंजड़ी के पल्ले बांसी ताजा होते हैं। मोल तोल के बाटे अधूरे, मोल तोल के बाटे अधूरे, सब मतलब में फंसते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। गुड़ गोबर का भाव एक है, गुण का मोल नहीं होता,
गुड़ गोबर का भाव एक है, गुण का मोल नहीं होता। भली बुरी होती है मर्जी, मन का तोल नहीं होता। भली बुरी होती है मर्जी, मन का तोल नहीं होता। इस बस्ती का बाप नहीं है, इस बस्ती का बाप नहीं है, सबके सब है सस्ते जी। अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना काम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। धन का धर्म गला काटेगा, खुल्लम खुल्ला शोर है। धन का धर्म गला काटेगा, खुल्लम खुल्ला शोर है। सत्ता के संग सुख बांटेगा, हर चौराहा चोर है। हम तो नेक नमो नारायण, हम तो नेक नमो नारायण, लोग हमें क्यों हंसते जी। अपना काम नमस्ते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी, अपना नाम नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी, अपना गांव नमस्ते जी, अपना दाम नमस्ते जी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आदरणीय सदीक साहब ने क्या खूबसूरत और क्या कमाल लिखा है। सारा ही जो जिसे कहना चाहिए कि धर्म का चोला ओढ़कर ये जो आपस में अपने भाईचारे को जो तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन पर ये बहुत अच्छा कटाक्ष है, बहुत अच्छी उनकी रचना है और उनको सलाम करते हैं यहीं से। क्या कलम उनकी क्या खूब गाती है और क्या कहती है। और आपको भी, आप चूँकि मैं आपकी बात को दोबारा यहाँ कहना चाहूँगी, आप इस क्षेत्र में नई आपके हिसाब से हैं, लेकिन आप में एक आनुवांशिकी है जो कि सदीक साहब की आती है और उसका उदाहरण साक्षात हम देख चुके हैं कि आपने बहुत खूबसूरत गाया और कहीं नहीं लगने दिया कि आप इस क्षेत्र में अभी आपने कदम रखा है। बहुत खूबसूरत आपने अपनी कविता को रखा, आपके दादाश्री की कविता को रखा और उन्होंने जिस तरह से इसे लिखना चाहा वैसे ही आपने इसका यहाँ पर वाचन किया। तो बहुत खूबसूरत आपका संयोजन है और निश्चित रूप से मैं आपको आमंत्रित ही करना चाहूँगी एकल काव्य पाठ में। आप भाटी साहब की कविताओं को बिल्कुल रखिएगा क्योंकि 1 घंटे का कार्यक्रम है और इतनी खूबसूरत रचनाएं यदि हम 10 लोग भी सुनकर अमल करते हैं अपने जीवन में, तो यदि हम 10 लोगों का भी जीवन वो संवार जाते हैं तो उनकी लेखनी को यहीं से प्रणाम करते हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत आपने गाया है कौसर जी। ये कमाल है कि आप उनकी पोती हैं, ये आप में एक विशेष आशीर्वाद है उनका भी और ईश्वर अल्लाह का भी कि आप इतना अच्छा बोलती हैं। तो मैं इसी के साथ आपसे एक और कविता का अनुमोदन करना चाहूँगी कि आप यदि आप अपनी रचना एक यहाँ रखना चाहें तो बहुत स्वागत है जी। यदि अपनी रचना। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि मेरी कविताएं अभी यहाँ इस मंच पर सुनाने लायक नहीं है। बिल्कुल जैसे हम सभी नौसिखिए हैं। मेरी कविताएं नहीं, हम नौसिखिए ही हैं सभी, तो निश्चित रूप से क्योंकि ये ऐसे ही अवसर के साथ साथ हमें आत्मबल मिलता है, तो निश्चित रूप से आप उसे रखिए यहाँ पर। स्वागत है जी। जरूर मैं अगले कार्यक्रम में मैं अपनी कविता जरूर सुनाऊंगी, पर मैं आपकी जैसा अनुरोध है, मैं मेरे दादाजी की ही एक और कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, धन्यवाद। जी, जैसा आप चाहें, ठीक है। उनकी एक और कविता है कि वो भी आज ही के हालात पर है कि आदमी है, वो आदमी को इंसान नहीं समझ रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता है, बाकी सब कुछ समझ लेता है। तो अगर हम एक दूसरे को इंसानियत के नजरिए से ही देखें तो आज के जो हालात हैं वो सभी सामान्य हो जाएंगे। तो उसी पर एक कविता है। आपको सलाम मेरा, सबको राम राम। आपको सलाम मेरा, सबको राम राम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। आपको सलाम मेरा, सबको राम राम। आपको सलाम मेरा, सबको राम राम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम।
हम गगन तले पले धरा के पूत हैं, हम गगन तले पले धरा के पूत हैं, अग्नि बीज प्राण सलिल पंचभूत हैं, अग्नि बीज प्राण सलिल पंचभूत हैं। आत्मा जर अमर है पंचभूत की, आत्मा जर अमर है पंचभूत की, मानवी करुण कथा का एक सूत है। हम चमन के फूल हैं हमारा एक धाम, हम चमन के फूल हैं हमारा एक धाम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। न्याय की गुहार का गला तो रुंद है, न्याय की गुहार का गला तो रुंद है, शब्द बाण भौंत रे हैं धार कुंद है, शब्द बाण भौंत रे हैं धार कुंद है। वक्त का सवाल है जवाब कौन दे, वक्त का सवाल है जवाब कौन दे, भारती की आरती में साफ धुंध है, भारती की आरती में साफ धुंध है। ये आदमी रहीम है, ये आदमी है राम, ये आदमी रहीम है, ये आदमी है राम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। अंतिम पैराग्राफ है। इस धरा पे आदमी है ये कमाल है, इस धरा पे आदमी है ये कमाल है, इस धरा का आदमी तो बेमिसाल है, इस धरा का आदमी तो बेमिसाल है। जो धरा का प्राण है धरा का धर्म है, जो धरा का प्राण है धरा का धर्म है, आदमी तो आदमी है क्यों सवाल है, आदमी तो आदमी है क्यों सवाल है। ये आपके रहीम ये ही आपके हैं राम, ये आपके रहीम ये ही आपके हैं राम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। धन्यवाद। क्या खूब लिखा है, और आप गाती भी बहुत अच्छा है। यदि भाटी साहब की तारीफ की जाए तो उनका लिए तो खैर हम होते ही कौन है, क्योंकि वो इतने उम्दा कवि और हम बहुत अच्छे उनके सामने हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा गाती हैं और उनकी नज़्मों को जिस तरह आप रखती हैं वो बिल्कुल अक्षरश वैसा ही वो प्रभाव भी छोड़ती हैं। बहुत खूबसूरत आप मैं यदि आप अभी कह रहे हैं कि आप नहीं आपकी कविताओं को मानते हैं कि किसी मंच पे पढ़ा जाए, लेकिन मैं मानती हूँ कि जिस दिन आप पढ़ेंगी ना कयामत आ जाएगी। बहुत खूबसूरत आप गाती हैं, बहुत खूबसूरत आप, बहुत अच्छा आपका वाचन है। ये दिल से कह रही हूँ, एक मंच संचालन के नाते नहीं, लेकिन एक श्रोता के रूप में यदि मैं सुन रही हूँ तो स्वतः ही उंगलियाँ चल रही हैं कि आपकी धुन के साथ धुन मिलाई जाए, आपकी ताल से ताल मिलाई जाए। बहुत खूबसूरत आप गाती हैं और क्या संदेश है उनकी कविताओं में, बहुत खूबसूरत। आदमी जैसा कि शुरुआत मैंने इस कार्यक्रम में की थी कि इंसान को इंसान न होना आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, लेकिन अब तक इसका गोना नहीं आया। तो वो बात कहीं ना कहीं आपकी कविता से जोड़ती है। और जैसा हफीज़ मेरठी जी की एक क्या कहना चाहिए उसे, दो पंक्तियां हैं कि बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तो हम कहीं ना कहीं इसी में उलझ के रह गए हैं, और जिस दिन ये कयास छूट जाएंगे
उस दिन कोई हमें नहीं रोक सकता, हमारे एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत खूबसूरत संदेश के साथ बहुत ही प्यारी आपने कविता कही। चूँकि आपके जुड़ने से पहले जब दोनों ही कवित्रियाँ नहीं आई थी तब हमारे साथ हमारे एकमात्र कवि स्वप्निल जी जुड़े थे और उन्होंने भी कुछ इस तरह की ही बात कही थी। तो स्वप्निल जी से मैं एक और आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी एक छोटी रचना के साथ इस मंच को एक और अपना नाम दिया जाए। बहुत स्वागत के साथ आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ स्वप्निल जी। और सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय कौसर भुट्टो जी को बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर रचनाएं, और दोनों ही रचनाएं आपने जो यहाँ पर पढ़ी, वो दोनों की दोनों ही रचनाएं संदेशात्मक थी और प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ रचनाकार के माध्यम से, एक नागरिक के तौर पे भी यदि जो भी व्यक्ति इसे सुने तो हर प्रत्येक व्यक्ति को इसको अपने अंदर धारण करना चाहिए। ऐसी रचनाएं आपने ये दोनों पढ़ी हैं और बहुत बहुत स्वागत आपकी रचनाओं का, बहुत बहुत बधाइयाँ। और निश्चित तौर पर जैसा कि आदरणीय भारती जी ने भी कहा कि हम भी आपकी रचनाओं को, आपकी स्वलिखित रचनाओं को सुनना चाहेंगे, उसका भी इंतजार रहेगा। मैं प्रस्तुत करता हूं अपनी एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष। बचपन ढूंढ रहा हूं। चूंकि हम लोग काफी व्यस्तता भरे माहौल में रहते हैं और जब हम लोगों ने इस ऊंचाइयों को पाया, सफलताओं को पाया और सफलताओं को पाने के बाद हम जिस भी मुकाम पर रहते हैं, जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति एक चीज को, एक उस वस्तु को या ऐसी उन घटनाओं को याद करता है, उन्हें मिस करता है कि काश हम पहले जैसे ही होते या काश वही बचपन हमारा दोबारा आ जाए। तो ऐसी ही रचना को लेते हुए कि मैं भी उस बचपन को ढूंढ रहा हूं, इन कल्पनाओं के साथ 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। शीर्षक बचपन ढूंढ रहा हूं। आज की चकाचौंध में, आज की चकाचौंध में एक मंजर ढूंढ रहा हूं। आज की चकाचौंध में एक मंजर ढूंढ रहा हूं। बीतती यौवन जवानी में अपना बचपन ढूंढ रहा हूं। बीतती यौवन जवानी में अपना बचपन ढूंढ रहा हूं। गोते लगाता हूं, गोते लगाता हूं आज गहरे समंदर में, गोते लगाता हूं आज गहरे समंदर में, पर आज भी बारिश में कागज की कश्ती ढूंढ रहा हूं। पर आज भी बारिश में वो कागज की कश्ती ढूंढ रहा हूं। खनकते हैं आज, खनकते हैं आज सिक्के जेब में, खनकते हैं आज सिक्के जेब में, पर आज मोहल्ले के मित्र संग खेले वो कंचों की खनक ढूंढ रहा हूं। वो कंचों की खनक ढूंढ रहा हूं। और उड़ता हूं आज पंछियों सा खुले आसमान में, उड़ता हूं आज पंछियों सा खुले आसमान में, पर आज भी पतंग की वो डोर ढूंढ रहा हूं। पर आज भी पतंग की वो डोर ढूंढ रहा हूं। और बन गया हूं आज, बन गया हूं आज बुद्धिशाली और विवेकवान में, बन गया हूं आज बुद्धिशाली और विवेकवान में, पर आज भी उस चंचल मन को ढूंढ रहा हूं। पर आज भी उस चंचल मन को ढूंढ रहा हूं। और सह जाता हूं, सह जाता हूं आज बड़े बड़े घाटे सौदे व्यापार में, सह जाता हूं आज बड़े बड़े घाटे सौदे व्यापार में, पर आज भी उस खिलौने के टूट जाने का दर्द ढूंढ रहा हूं। उस खिलौने के टूट जाने का दर्द ढूंढ रहा हूं। और आज की चकाचौंध में एक मंजर ढूंढ रहा हूं। और बीतती यौवन जवानी में अपना बचपन ढूंढ रहा हूं, अपना बचपन ढूंढ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, क्या आपने उपमान लिए हैं और क्या उदाहरण लिए हैं। चूँकि बहुत सही है कि उस बचपन को आज भी हम खोजते हैं, और चाहे हम कितनी ही सुख संपन्नता में आ जाएं और कितने ही हम बड़े हो जाएं कहने को जीवन की इस यात्रा में, लेकिन अपना बचपन नहीं मरने देना चाहिए और अपने भीतर एक बच्चे को हमेशा जमा रखना चाहिए, हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि वही आपको खुलकर जीना सिखाता है। क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सुकून को खो देते हैं, और बच्चों का जो निश्चल मन होता है वो केवल आनंद की ओर होता है, वो आनंद की तलाश में रहता है। उसे कोई मतलब नहीं है अपने साथी की प्रगति और उनके अवनति से।
वो सिर्फ आनंद ढूंढता है। तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि बचपन को हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। और आप भले ही आप कौसर जी, मैं आपकी जानकारी और दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी, स्वप्निल जी एक व्यवसायिक के रूप में हैं, और चूँकि इन्होंने उसका भी जिक्र किया अपनी कविता में कि कितने ही ये घाटे और फ़ायदे के सौदे कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बचपन को ढूंढ रहे हैं। तो आप अपनी उन पतंगों की डोरों को हमेशा थामे रखिएगा, ये हमारी भी आशा है, क्योंकि यही है जो आपको ज़िंदा दिली दिखाती है। बहुत खूबसूरत रचना थी। और चूँकि समय, आज कार्यक्रम शुरू भी थोड़ा देर से हुआ कुछ जुड़ने के कारण, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। और कौसर जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके समय अनुसार, चूँकि आपका भारत के हिस्से से अलग समय चल रहा है, लेकिन फिर भी उस समय में आपने जो चंद क्षण यहाँ के लिए निकाले, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और भाटी साहब की कविताओं को यहाँ पर हमारे मध्य रखा, उन्हें हमें जानने का एक अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतनी बड़ी शख्सियत के घराने की आनुवंशिक आप ले जा रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप निश्चित रूप से उनके इस कलम की धार को आगे ले जाएंगी। और अगली बार मैं निश्चित रूप से आपकी कविताओं का इंतज़ार करती हूँ कि आप उन्हें ज़रूर सुनाएंगी। बहुत खूबसूरत आप गाती हैं, इसी तरह अपनी इस कला को कायम रखिएगा। और स्वप्निल जी, आप अपने स्वप्नों में भी अपने बचपन को और इस जिंदा दिली को कायम रखिएगा। बहुत अच्छा आप लिखते हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपकी जो वैचारिक शैली है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे आप, क्योंकि वो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। देखिए मेरी ज़बान फिसल गई, लेकिन वही है, ऐसे विचारों को हम सबके बीच में रखते हैं अपनी कलम के माध्यम से, जो सब सोच नहीं पाते हैं। एक जनसाधारण व्यक्ति जो नहीं सोच पाता है, उस बात को रखने का जो दायित्व होता है वो कवि या लेखक के रूप में हमारा दायित्व है, उसे निभाते चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही। और चूँकि बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की है तो ये हमारा इस पर जोर नहीं है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि इस तरह के हालात भविष्य में देखने ना मिले। तो अशोक साहनी जी की दो पंक्तियाँ आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ कि चाहता है तू अगर दिल से सुकून दायमी, दायमी कहते हैं सुकून या स्थाई, जिसे कहना चाहिए चैन। चाहता है तू अगर दिल से सुकून दायमी, अपने दुश्मन के बजाय दुश्मनी को ख़त्म कर दे। और यही आपसे गुजारिश है कि हम छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं ना, तो बड़े स्तर की जो दुश्मनी है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई जब सामाजिक रूप से मिलते हैं तो निसंदेह, मैं आज तक जितने भी मेरे सबसे ज़्यादा मुस्लिम दोस्त हैं, किसी दूसरे धर्म के मित्र हैं, लेकिन कभी वो फासला जो एक राजनीतिक रूप में दिखता है वो कभी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। कि आप देखिए ना, हमारे साथ कौसर जी जुड़ी हैं, उन्होंने भाटी साहब की रचनाओं को यहाँ पर पढ़ा। कोई कह नहीं सकता कि ये किसी मुस्लिम कवि ने लिखी है। उनके अंदर भारतीयता भरी है, उनके अंदर एक इंसानियत भरी हुई है, और इतने उम्दा शब्दों के साथ उन्होंने लिखा है। तो ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसे हम कैरी ऑन करते हैं। तो वो अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो इन राजनीति गलियारों की कोई मजाल नहीं है कि हमारे बीच में फूट डाल सके। हम ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर साथ चल सकते हैं। इसलिए दुश्मनी को, बेहतर है कि दुश्मनों के बजाय हम दुश्मनी ख़त्म कर दें। इसी के साथ आप सबसे आज के कार्यक्रम के लिए विदा लेती हूँ, और सब अपना ख्याल रखें, खुशल रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी आशा के साथ शुभ संध्या और नमस्कार। बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी और कौसर जी और थ्रिमा जी चूँकि हमारे साथ अदृश्य रूप से जुड़ी रहीं, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय भारती जी, एक कुशल संचालन हेतु बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत सुंदर संचालन आपके द्वारा किया गया। नमस्कार, सभी को नमस्कार। कौशल जी नमस्कार।